सो हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग म्यूज़िक जनरेशन यूजिंग एआई इस टॉपिक को देखेंगे। बेसिकली इस पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो इस प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, जो मॉडल्स यूज़ होते हैं मशीन लर्निंग के, जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो होता है आरएनएन और एलएसटीएम्स होते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। और फाइनली इस प्रोजेक्ट में जो भी कोड यूज़ हुआ है, जो भी कोड मैंने किया है, उसे हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इस सेशन को देखने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स होनी चाहिए। एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होता है ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे सिग्मॉइड होता है, टैनएच होता है, रेलू होता है, ये सब। और बेसिक पाइटॉर्च और टेंसर फ्लो अगर आता है तो भी बेनिफिशियल होगा। बाकी ये सब चीज़ें ज़्यादा डेप्थ में भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो सिंपल वर्ड्स में, इन सिंपल वर्ड्स, RNNs आर टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स दैट यूज द आउटपुट्स ऑफ प्रीवियस स्टेट एज इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेट। तो जो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स हमारे पास जो होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी सारे हिडन लेयर्स होते हैं और सारे हिडन लेयर्स की इनपुट और आउटपुट इंडिपेंडेंट होते हैं। पर इसका मतलब यह है कि किसी एक हिडन लेयर का जो इनपुट है और वहाँ से जो आउटपुट आ रहा है वो किसी और हिडन लेयर के इनपुट में चला जाएगा। तो और सारे हिडन लेयर्स डिस्टिंक्ट होते हैं, उनके जो वेट्स होते हैं सारे अलग होते हैं। तो कोई भी सारे इंडिपेंडेंट हिडन सेल्स होते हैं, उनमें कोई डिपेंडेंस नहीं होता। लेकिन जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे करंट सेल का जो आउटपुट आ रहा है उसी को हम उसी सेल में वापस से इनपुट दे रहे हैं। तो एक टाइप से जो रिकरेंट का मतलब रिकर्शन कह सकते हो आप, तो सेम चीज को बार बार यूज कर रहे हैं हम, और इनपुट को, उस सेल के आउटपुट को उसी के इनपुट में वापस से फीड इन कर रहे हैं। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। अब जो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसमें कोई मेमोरी जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती, वो बस इनपुट लेता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में उसका जो भी एग्जीक्यूशन होता है हिडन सेल से, और फाइनली एक आउटपुट प्रिडिक्ट होता है। उसमें कोई भी कहीं पर भी मेमोरी का यूज नहीं हो रहा। लेकिन जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसमें मेमोरी वाली एक प्रॉपर्टी होती है। मेमोरी का प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स अवेयर होते हैं कि उसके जो प्रीवियस इनपुट्स थे उनके बारे में वो अवेयर होते हैं, और उस इनपुट्स की बेसिस में उस प्रीवियस इनपुट्स जो थे, प्रीवियस आउटपुट्स जो थे वो, और जो करंट इनपुट हम दे रहे हैं, वो दोनों के बेसिस पे वो आउटपुट करता है। तो द सेल रिमेंबर्स द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रीवियस इनपुट्स एंड यूज दिस टू प्रिडिक्ट द आउटपुट्स। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है RNNs की। और जैसे मैंने कहा, इट यूजेस द सेम पैरामीटर फॉर ऑल हिडन सेल्स अनलाइक दोज ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क में जैसे जितने हिडन लेयर्स होते हैं सबके अलग वेट्स होते हैं, सबके अलग पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में हम सेम सेल को रीयूज कर रहे हैं, इसलिए सबके पैरामीटर्स भी सेम होंगे। तो न्यूरल नेटवर्क हमारे पास अगर है तो हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज क्यों करेंगे? तो इसका काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो होता है, मतलब नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क, उसमें द इंफॉर्मेशन ओनली मूव्स इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द इनपुट थ्रू द हिडन सेल्स टू द आउटपुट। जैसे मैंने आपको बोला, आप इनपुट देते हो, सारे हिडन सेल से पास होता है और फाइनली एक आउटपुट आता है। तो ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन है इंफॉर्मेशन का। इफ वी वांट टू प्रिडिक्ट व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस इनपुट्स, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको किसी ने स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट दे दिया, स्टोरी का फर्स्ट लाइन दे दी, और आपको बोल रहा है कि आपको एक ऐसा मॉडल बनाना है जो ये जो गिवन टेक्स्ट है, इनिशियल टेक्स्ट, उसके बेसिस पे आपको अगले फ्यू लाइंस प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट इन द सेंस आपको स्टोरी बनानी है। तो ये चीज न्यूरल नेटवर्क से करना मुश्किल होता है। बात करेंगे इस पे क्यों होता है। या फिर मान लीजिए आपको पिछले 1 घंटे का किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइसेस आपको मालूम है, और अगर आपको कोई ऐसा मॉडल बनाना है जो प्रीवियस 1 आवर के प्राइसेस के बेसिस पे अगले 1 मिनट का प्राइसेस प्रिडिक्ट करे, तो ये चीज़ों के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हम यूज़ करते हैं। अभी जो ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क्स होता है उसमें जैसे मैंने कहा मेमोरी नहीं होती। तो मेमोरी नहीं होती तो जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चर का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। मतलब जैसे स्टोरी का एग्जांपल लेते हैं, तो स्टोरी काफ़ी सारे लाइंस का एक पैराग्राफ होता है। तो स्टोरी का एक कंटेक्स्ट होता है,
तो इनिशियली मान लो कोई अगर स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि अ पर्सन लिव्स इन इंडिया, और उस पर्सन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, और फाइनली जाके जैसे मैंने बोला कि आगे जाके आपको कोई कुछ प्रेडिक्ट करना होता है, जैसे ये टास्क है, आपको फ्यू लाइन्स प्रेडिक्ट करने हैं। तो आगे जाके अगर ऐसा कोई लाइन है कि दिस पर्सन स्पीक्स डैश, तो अगर ये चीज़ हमने न्यूरल नेटवर्क को दिया तो न्यूरल नेटवर्क को प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई भी प्रीवियस इनपुट्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो न्यूरल नेटवर्क को ये मालूम ही नहीं है कि जो इनिशियल हमारा पैराग्राफ था, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हमने ये बोला था कि ये पर्सन इंडिया में रहता है, तो जाहिर सी बात है अगर आपको ये मालूम है कि वो इंडिया में रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो हिंदी बोलता होगा, हिंदी, सो दिस पर्सन स्पीक्स हिंदी। तो ये जो कंटेक्स्ट होता है, ये न्यूरल नेटवर्क्स, नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स में ये कंटेक्स्ट हम ढूंढ नहीं पाते, तो इसी के लिए हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं। सो वी नीड सम काइंड ऑफ मेमोरी स्टोरिंग सेल। तो मेमोरी स्टोरिंग का मतलब है कंटेक्स्ट, तो इसीलिए हमको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करना होता है। अब हम आरएनएन का स्ट्रक्चर देखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो राइट हैंड साइड पे अगर आप देख सकते हो तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जो जनरल नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जिसमें इनपुट्स होते हैं और हिडन लेयर्स हैं, और हिडन लेयर से एक आउटपुट निकल रहा है। अब ये हमारा नॉर्मल हो गया न्यूरल नेटवर्क। अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स को हमने पास किया हिडन सेल्स में, अभी तक तो सेम है सब। हिडन सेल के जो आउटपुट है उसको हम उसी सेल में वापस से इनपुट दे रहे हैं। तो ये जो लूप आप देख सकते हो, ये लूप होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो, हमने उसी सेल के आउटपुट को उसी को इनपुट वापस से दिया है, और इसी को हम मल्टीपल टाइम्स चलाएंगे जितने जितने आउटपुट्स हमें चाहिए होंगे। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर हम अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो कुछ इस फॉर्म का आएगा। तो ये देख सकते हो आप, ये नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स के फॉर्म का है, सिमिलर स्ट्रक्चर है अगर हमने इसको अनफोल्ड किया तो। और जो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स में जो हिडन सेल्स हैं, यहाँ पर भी सेम हिडन लेयर्स हैं, लेकिन एक ही चीज होता है, जैसे मैंने बोला था, ये सारे सेल्स के पैरामीटर सेम होंगे। न्यूरल नेटवर्क में हर सेल का वेट्स अलग होगा, लेकिन इसमें क्योंकि हम रीयूज कर रहे हैं, इसलिए रीयूज कर रहे हैं, तो जब अनफोल्ड करेंगे तो सारे सारे सेल्स के पैरामीटर्स भी सेम होंगे। तो ये जनरल स्ट्रक्चर था रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। अब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क तो समझ गए हम, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस होता है एलएसटीएम का। एलएसटीएम होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, एलएसटीएम सेल इसका फुल फॉर्म है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हमने देख लिया कि हम उसी को रीयूज कर रहे हैं बार बार। ये जो सेल है वो सेल का एक स्ट्रक्चर होता है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में ये स्ट्रक्चर होता है सेल का। आपको इनपुट मिल रहा है, सॉरी, आपको पिछले सेल से इनपुट आ रहा है, जैसे हमने देखा था, ये पिछले सेल से इनपुट है और करंट इनपुट है। तो दो इनपुट्स होंगे इसमें। तो ये पिछले सेल से इनपुट आया, ये करंट इनपुट आया, इस पे आप एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हो और एक वैल्यू आउटपुट कर रहे हो। तो ये काफी सिंपल सा आरएन का एक सेल है। अब इसमें अगर हम थोड़ा एडवांस जाएंगे तो एलएसटीएम आता है। एलएसटीएम का सेल ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसे हम डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है ये, और हर एक पर्टिकुलर, इसको हम गेट्स बोलते हैं, 3 गेट्स होते हैं इसमें, सारे गेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एलएसटीएम का यूज क्या होता है, जब हम आरएनएन से कंटेक्स्ट पता कर ही सकते हैं तो उसमें एलएसटीएम डालने की क्या जरूरत है। तो जैसे मैंने इनिशियली बोला था कि जैसे इंडियन का केस लिया था, इंडियन और ही स्पीक्स हिंदी, ऐसा जो था। अब मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सपोज वो टेक्स्ट है, द क्लाउड्स आर इन द डैश, आपको डैश भरना है। तो ये सेंटेंस को फिल करने के लिए काफी जनरल स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है द क्लाउड्स आर इन द स्काई होगा। तो इसके लिए कोई बड़ा सा कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है कि स्टोरी के स्टार्टिंग में क्या था, या फिर किस ज्योग्राफी में, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में ये स्टोरी का कंटेक्स्ट है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। द क्लाउड्स आर इन द डैश आता है तो डैश में जाहिर सी बात है स्काई आएगा। लेकिन मान लो कोई स्टोरी चल रही है जिसमें ऐसा है कि कोई एक आदमी है जो फ्रांस में रहता है और बहुत देर बाद फ्रांस नहीं, इटली लेते हैं, कोई एक आदमी है जो इटली में रहता है और बहुत देर बाद स्टोरी चल रही है और लास्ट में एक लाइन आता है कि दिस मैन्स फेवरेट फूड इज डैश। तो फेवरेट फूड, अब फूड का जो रेंज है बहुत ज्यादा है। तो जैसे द क्लाउड्स आर इन द स्काई, ये तो सिंपल था, लेकिन द मैन्स फेवरेट फूड इज डैश,
ये डैश भरने के लिए आपको पूरे स्टोरी का कंटेक्स्ट जानना पड़ेगा कि वो इटली में रहता है, तो इटली में रहता है इसका मतलब इटली का फेमस फूड पास्ता या फिर पिज्ज़ा है, तो द मैन्स फेवरेट फूड इज पास्ता या पिज्ज़ा होगा, समोसा तो होगा नहीं क्योंकि वो इटली में रहता है। तो ये कंटेक्स्ट जानने के लिए हमें उस स्टोरी में बहुत पहले क्या हुआ था वो भी जानने की जरूरत है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं उसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। मतलब पिछले एक लाइन या पिछले 2 लाइन तक का कंटेक्स्ट उसे मालूम होता है, लेकिन पिछले एक पैराग्राफ तक का कंटेक्स्ट उसमें स्टोर्ड नहीं होता। तो ये सॉल्व करने के लिए हम LSTM यूज करते हैं। तो LSTM का जैसे फुल फॉर्म ही है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे बड़े बड़े पैराग्राफ का कंटेक्स्ट जो ढूंढना होता है वो हम LSTM से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस LSTM सेल को हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो बड़ा सा सेल है इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये ऊपर एक लाइन होती है, एक लाइन जा रही है। लाइन का मतलब कनेक्शन है। तो प्रीवियस सेल से नेक्स्ट सेल पे कनेक्शन हो रहा है। CT जो होता है उसे हम सेल स्टेट कहते हैं। सेल स्टेट बेसिकली एक्चुअली मेमोरी होता है जिसे हम पास कर रहे हैं प्रीवियस इनपुट से नेक्स्ट प्रीवियस सेल से नेक्स्ट सेल में। तो ये जो लाइन है ये कनेक्शन है, उससे आप कन्वेयर बेल्ट जैसे बोल सकते हो। तो कन्वेयर बेल्ट पे कैसे आप कोई फैक्ट्री में कन्वेयर बेल्ट होता है तो उस पे ऑब्जेक्ट होता है तो वो ट्रैवल करता है और धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट पे प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पर भी इनिशियल इनपुट्स पे कुछ कुछ प्रोसेसिंग होती है, कोई नए चीजें ऐड होते हैं, कोई पुरानी चीजें डिलीट होते हैं। डिलीट होने का मतलब है मेमोरी में जैसे कंटेक्स्ट, मान लो कि एक कंटेक्स्ट खत्म हो गया, अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें उस प्रीवियस पैराग्राफ का कंटेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हमें उसे मेमोरी से निकालना होगा। तो वो सेल जो होता है वो इसी कनेक्शन पे अपडेट्स करता है, तो इसे हम सेल स्टेट कहते हैं। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया कंपोनेंट LSTM सेल का। अब नेक्स्ट कंपोनेंट पे जाते हैं। ये जो कंपोनेंट है इसे हम फॉरगेट गेट बोलते हैं। फॉरगेट मतलब भूलना। तो हमें इस गेट में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है ये बेसिकली आप देख सकते हो एक सिग्मॉइड फंक्शन है। अब सिग्मॉइड अगर आपने देखा होगा तो सिग्मॉइड क्या करता है, किसी भी इनपुट वैल्यूज को एक आउटपुट में एक 0 से 1 में 0 से 1 के रेंज में एक नंबर आउटपुट करता है। तो सिग्मॉइड जो होता है वो 1/1 + e⁻⁻x ये जो फंक्शन होता है उसे सिग्मॉइड कहते हैं। तो ये जो सिग्मॉइड होता है वो क्या करता है, 0 से 1 के बीच में एक नंबर आउटपुट करता है और उसे हम करंट सेल स्टेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप क्रॉस साइन देख सकते हो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, तो ये पिछले सेल का इनपुट है और ये करंट इनपुट है। इसके बेसिस पे हम एक सिग्मॉइड से पास करेंगे तो ये हमें एक 0 से 1 में आउटपुट देगा। 0 का मतलब ये है कि हमें जो करंट सेल स्टेट था उसे कंप्लीटली भूल जाना है, हमें कंटेक्स्ट ही नहीं चाहिए, उसके पहले तक का जो था वो कंटेक्स्ट पूरा भूलना है। तो उस केस में हम ये एक 0 आउटपुट करेगा। तो 0 आउटपुट होगा तो 0 से जब ये सेल स्टेट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आउटपुट 0 होगा। तो 0 होने का मतलब है सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है, कंटेक्स्ट गायब हो चुका है। और सिमिलरली अगर हमें कंटेक्स्ट नहीं भूलना है, नहीं भूलने के लिए ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है वो एक 1 आउटपुट करेगा। तो प्रीवियस इनपुट और करंट इनपुट के बेसिस पे अगर एक 1 आउटपुट हो रहा है इसका मतलब हमें उस सेल स्टेट को अपडेट नहीं करना है, उसमें से कुछ डिलीट नहीं करना है। तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर अनचेंज्ड रहेगा। तो उस केस में ये फॉरगेट गेट बोलता है कि हमें कुछ फॉरगेट नहीं करना है, इस करंट सिचुएशन पे कोई कंटेक्स्ट हमें डिलीट नहीं करना है। तो ये होता है फॉरगेट गेट। अब उसे सॉल्व हम ऐसे करते हैं। ये बायस है फॉरगेट गेट का, ये वेट्स है फॉरगेट गेट के WF, और हमने प्रीवियस आउटपुट और करंट इनपुट को कॉन्केटिनेट किया है और ये हमारा आउटपुट आ जाता है। तो ये फॉरगेट गेट है। सिमिलरली नेक्स्ट गेट पे जाते हैं, इसे हम इंफॉर्मेशन गेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सेल स्टेट में इंफॉर्मेशन ऐड होती है। तो जैसे हमने प्रीवियस गेट में देखा कि इंफॉर्मेशन डिलीट हो रही है, यहाँ पर हमें करंट इनपुट के हिसाब से हमें कुछ इंफॉर्मेशन अगर ऐड करनी है तो वो यहाँ पर होगा। तो उसका फॉर्मूला भी जो है वो यहाँ पर दे रखा है। हम वापस से कंकैटिनेट करेंगे HT-1 और XT को, और जो BI और BC बायस हैं। और सिमिलरली ये जो सिग्मॉइड है, सिग्मॉइड 0 से 1 में एक आउटपुट देगा। तो 0 होगा इसका मतलब हमें कुछ ऐड नहीं करना है, और 1 होगा मतलब हम इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई होके फाइनली वो सेल स्टेट में ऐड हो जाएगा।
तो ये था इंफॉर्मेशन गेट। अब अगर आपको ये जानना है कि यहाँ पर हम tan h क्यों यूज कर रहे हैं, सिग्मॉइड क्यों यूज कर रहे हैं और एग्जैक्टली ऐसा ही क्यों स्ट्रक्चर है इस सेल का, तो उसके लिए आपको LSTM का जो रिसर्च पेपर होगा वो पढ़ना पड़ेगा और वहां पर काफी डेप्थ में सबका इंट्यूशन भी दिया होगा। फाइनली नेक्स्ट गेट पे जाते हैं। ये नेक्स्ट गेट क्या करता है, आउटपुट गेट है ये। तो जैसे हर एक सेल का एक आउटपुट होता है, तो इस सेल में क्या होता है, जो सेल स्टेट है, सेल स्टेट से कुछ वैल्यू ले रहा है ये और करंट सेल से फिर से कॉन्कैटिनेट करके सिग्मॉइड आएगा, एक सिग्मॉइड से 0 1 के बीच में एक वैल्यू आएगी और वो इस tan h से मल्टीप्लाई होगा, तो वो बताएगा कि हमें सेल स्टेट से जो वैल्यू आ रही है उसको लेना है या नहीं लेना है और उसके बेसिस पे इस सेल का आउटपुट होगा HT। तो जैसे ये पूरे सेल में हमने देख लिया कि ये जो गेट था वो फॉरगेट गेट था, कुछ फॉरगेट करता है, करंट कंटेक्स्ट को डिलीट करता है, फिर उस करंट कंटेक्स्ट में करंट इनपुट के हिसाब से हमें कुछ ऐड करना है, तो वो ये इंफॉर्मेशन गेट में होता है। और सिमिलरली हमें नेक्स्ट सेल में जो आउटपुट देना है वो हम करंट सेल स्टेट से कुछ लेते हैं और उस सेल स्टेट में सेल स्टेट को हमें आउटपुट देना है या नहीं देना है वो हम फिर से एक सिग्मॉइड पे डिसाइड करते हैं। जो OT वैल्यू है, OT 0 से 1 में एक वैल्यू होगी, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि हमारा इस सेल का आउटपुट क्या होगा। तो इस तरह से हमने पूरे LSTM सेल को ब्रेक डाउन कर दिया है और समझ लिया है कि कैसे कौन सा पार्ट कैसे काम करेगा। तो ये जो पूरा डायग्राम्स के साथ जो एक्सप्लेनेशन था, ये मैंने एक पोस्ट से रेफरेंस लिया है, तो उस पोस्ट का लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। अगर इस सेल को आपको कंप्लीटली मैथमेटिकल वे में जानना है कि एग्जैक्टली यहाँ पर हमने tan h क्यों यूज किया है या फिर 3 गेट्स क्यों हैं, ये सब जानने के लिए आपको डिटेल में रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ेगा, तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा जो LSTM का रिसर्च पेपर होगा। तो इसी तरह से हमने देख लिया कि RNN क्या होता है और LSTM क्या होता है और LSTM हम क्यों यूज करते हैं। तो फाइनली हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि हम इस नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं। हमारे म्यूजिक जनरेशन यूजिंग AI का जो टास्क था उसे हम समझने के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, कोड का वॉक थ्रू लेते हैं एक बार। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था, तो अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, बीच में इंटरप्ट भी कर सकते हो आप। तो अभी ये मेरा गिटहब का रिपोजिटरी है, यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले एक बार हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमने एग्जैक्टली क्या किया है। तो सबसे पहले हमने एक डेटा सेट लिया है, शूबर्ट डेटा सेट था। लेट्स सी ये खुल सकता है क्या, शायद नहीं खुल पाएगा। शूबर्ट का एक डेटा सेट था। शूबर्ट बेसिकली एक पियानो का डेटा सेट था, हमें मिला था, और वो डेटा सेट में मीडी फॉर्मेट में, मीडी एक फॉर्मेट होता है, आपको दिखा देता हूँ मैं। तो मीडी का जो फॉर्मेट होता है उसमें बेसिकली नोट्स स्टोर्ड होते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए नोट्स होता है, उस नोट्स के बेसिस पे हम ऑडियो फाइल रीजनरेट कर सकते हैं। सो इट इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी ऑडियो फाइल्स जो MP3 होता है। इट डजंट कैरी एक्चुअल ऑडियो कंटेंट, उसमें एक्चुअल ऑडियो कंटेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। तो उस नोट्स के इंफॉर्मेशन को हम जब प्रोसेस करेंगे तो हम MP3 उससे जनरेट कर पाएंगे। तो बेसिकली शूबर्ट का जो डेटा सेट था हमें मीडी फॉर्मेट में मिला था, .mid एक्सटेंशन होता है। अब बेसिकली हमें जो सॉन्ग है, सॉन्ग एक नोट्स का, जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ। तो अपने कार्टून और वो सब में भी देखा होगा कि जो सॉन्ग होता है, तो कार्टून कभी आता है तो सॉन्ग में ऐसे ऐसे कुछ ऐसा होता है ना, ऐसा जो जाता है कार्टून्स में जो दिखता है, तो इसको हम बेसिकली नोट्स कहते हैं। तो ये नोट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक कैरेक्टर से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C# हो गया, C# जो होता है। फिर मैं एग्जैक्टली नोट्स मेरे को मालूम नहीं कैसे लिखते हैं, बस सो अगर गलती हो रही तो माफ कर देना। B3 या फिर A4 ऐसे सब जो नोट्स होते हैं, ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर नोट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जो सॉन्ग होता है, सॉन्ग इसी नोट्स का कलेक्शन होता है।
तो जैसे मीडी फॉर्मेट जो होता है, मीडी में हमारे पास ये नोट्स होते हैं, तो ऐसे एग्जैक्ट नोट्स नहीं लिख रहा हूँ, मान लो कि ए कोई नोट है, A1 A2 A3 ऐसे नोट्स हैं बहुत सारे, तो जो सॉन्ग होता है वो इस फॉर्मेट में होगा, A1 A3 A5, ऐसे करते करते ऐसा बहुत सारे इसका कलेक्शन होगा। और जब हम इसको रीड करेंगे इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, और जब कन्वर्ट करेंगे ऑडियो में, तो हमें एक सॉन्ग आउटपुट आएगा। तो बेसिकली हमारे पास एक सॉन्ग का रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में हमारे पास एक सॉन्ग का कलेक्शन है। तो ये एरे में हमारे पास एक सॉन्ग है। अब हमें क्या करना है, हमें सॉन्ग को प्रेडिक्ट करना है। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास सॉन्ग के जो नोट्स हैं, ऐसे कुछ बीट्स हैं, अगर हमें किसी ने मान लो 100 नहीं, मान लो 20 नोट्स दे दिए, और वो बोल रहा है कि इन 20 नोट्स के बेसिस पे मुझे अगले 10 नोट्स प्रेडिक्ट करने हैं। प्रेडिक्ट करने का मतलब है कि इन नोट्स में से जो स्ट्रक्चर है वो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर निकाल के आगे क्या सॉन्ग होगा वो प्रेडिक्ट करना है। तो मान लो कोई सॉन्ग है, अगर मैं इसको ऑडियो फॉर्मेट पे प्लॉट करूंगा, तो मान लो कोई ऐसा सॉन्ग है, ये मीडी था लेकिन अभी विजुअलाइज करने के लिए मैं ऑडियो में प्लॉट कर रहा हूँ। तो मान लो ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का एक ग्राफ है आपके पास। तो ऑडियो कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ पर कुछ गाना बज रहा है, फिर थोड़ा सा प्लेन है, फिर यहाँ पर वापस से बज रहा है। और अगर मुझे किसी ने बोला कि ये आपके पास इनपुट आया है, इस इनपुट के बेसिस पे आपको अगले 5 सेकंड में कैसा सॉन्ग बजेगा उसका एक एस्टिमेट निकालना है। एस्टिमेट निकालने का मतलब जनरेट करना है आपको, आगे के 10 सेकंड के लिए सॉन्ग जनरेट करना है। तो इस स्ट्रक्चर को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि आगे भी कुछ इसी फॉर्मेट का सॉन्ग बजेगा, इसी फॉर्मेट का बजेगा। तो बेसिकली हमें ये प्रिडिक्ट करना है। तो हमारे पास करंट केस में MP3 फाइल तो नहीं है कि हम डायरेक्टली रियल नंबर्स पे काम करें। रियल नंबर्स पे काम करने का मतलब है MP3 फॉर्मेट में जब आप numpy array में निकालोगे तो आपके पास एक एम्पलीट्यूड का वैल्यू आएगा। तो जैसे एक रियल नंबर में रिप्रेजेंट होगा, तो हर एक टाइम इंस्टेंट पे जैसे 0.1 सेकेंड पे एक्स एम्पलीट्यूड का साउंड बजेगा, फिर 0.02 सेकेंड्स पे वाई का बजेगा, और ऐसे आपके पास एक रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर होता है। लेकिन हमारे पास मिडी है, तो रियल नंबर की जगह हमारे पास नोट्स हैं। तो हमें गिवन एक एरे ऑफ नोट्स, ये पर्टिकुलर नोट्स, हमें प्रिडिक्ट करना है कि अगले 10 सेकेंड में क्या नोट्स आएंगे। तो हमारा ये टास्क है। तो इस टास्क को सॉल्व करने के लिए हमने बेसिकली 2 मॉडल्स ट्राई किए थे। एक तो LSTM बेस्ड RNN मॉडल जो मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन किया था, ये जो LSTM का मॉडल है। सेकेंड मॉडल हमने ट्राई किया था गूगल का वेवनेट आर्किटेक्चर एक होता है, तो वो हम एक बार देखते हैं। सो गूगल का एक आर्किटेक्चर होता है वेवनेट करके, तो अगर ये खुल सकता है तो या सो लेट मी जूम इन। या सो ये देखो, ये बेसिकली इसमें हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या फिर LSTM का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। जो कन्वोल्यूशंस होता है, जैसे आपने अगर इमेज रिकॉग्निशन या ये सब का जो टास्क किया होगा उसमें आपने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क देखा होगा, CNNs। तो बेसिकली CNNs एक 2D टाइप का मैट्रिक्स होता है, कर्नल बोलते हैं जिसको, और उसको हम अगर इमेज पे कन्वोल्यूट करेंगे तो वो एक टाइप का कन्वोल्यूशनल नेटवर्क बन जाता है। तो सिमिलरली अगर इंस्टेड ऑफ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स अगर हम 1D कन्वोल्यूशन करें, 1D का मतलब है कि डेटा हमारे पास ऐसा एक डेटा है, उस डेटा पे अगर हम 1D कन्वोल्यूशन करें और ऐसे मूव करें आगे, तो 1D कन्वोल्यूशन का मतलब है कि आपके पास एक एरे है और आपको एक दूसरे एरे पे कन्वोल्यूशन करवाना है। तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऐड होता है, एडिशन होता है, और ये कन्वोल्यूशन का रिजल्ट एक फिर से एक एरे आती है जिसका साइज होता है, अगर इसका साइज n लेंथ का है और इसका k लेंथ का है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो n-k लेंथ का होगा कन्वोल्यूशन के बाद। तो सिमिलरली इंस्टेड ऑफ 2D कर्नल्स, यहाँ पर हमने 1x1 कन्वोल्यूशन करना है, और 1x1 कन्वोल्यूशन करके
ये पर्टिकुलर एक ब्लॉक बनता है। ये जो ब्लॉक है इन्होंने डिफाइन कर रखा है, 1x1 कन्वोल्यूशन लगाएंगे, उसके बाद डायलेटेड कन्वोल्यूशन है, ये हम डिटेल में देखते हैं डायलेटेड क्या है। फिर उसके बाद सिग्मॉइड और टैन है, उनका मल्टीप्लीकेशन, और सिमिलरली यहाँ पर एक रेसिडुअल कनेक्शन है। तो ऐसे ये जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक्स है, ऐसे कई सारे ब्लॉक्स को अगर हम सीरीज में लगाएंगे, और सारे ब्लॉक से एक स्किप कनेक्शन भी है, तो और लगाने के बाद एक आउटपुट आएगा सबको ऐड करके, फिर फाइनली आप देख सकते हो, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। तो 1x1 कन्वोल्यूशन वापस से, फिर उसके बाद फाइनली एक नॉर्मल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क से हम पास करेंगे, और फाइनली एक वैल्यू आएगी। ये जो क्यू वैल्यू है, ये फाइनली एक वैल्यू आएगा। ये वैल्यू का मतलब है कि हमारा नेक्स्ट नोड क्या है। तो हमने अगर इस पर्टिकुलर एरे को एक वेवनेट के थ्रू पास किया, तो वेवनेट हमें एक आउटपुट देगा, एक वैल्यू देगा, और वो वैल्यू होगा हमारा नेक्स्ट नोड क्या होगा। तो इस तरह से वेवनेट काम करेगा। तो बेसिक सा ओवरव्यू था वेवनेट का। मैं इसका कोड भी दिखा दूंगा कि कैसे मैंने इसको, ये कंप्लीट थिंग को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये बेसिकली 2 मॉडल्स हमने ट्राई किए थे, और वेवनेट का जो मॉडल था, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है इसका। और ये यूजुअली जो वेवनेट का आर्किटेक्चर है, वो हम टेक्स्ट टू स्पीच या फिर स्पीच कन्वर्जन, ये सब टास्क में हम वेवनेट को यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको आप चेक करोगे इंटरनेट पे, तो गूगल ने इस पे, ये जो आर्किटेक्चर है, गूगल का आर्किटेक्चर है, उसको उन्होंने स्पीच ट्रांसलेशन या ऐसे सब टास्क के लिए यूज़ कर रखा है। तो और हमारा टास्क म्यूजिक प्रिडिक्शन है, जस्ट नेक्स्ट फ्यू नोट्स को प्रिडिक्ट करना है। तो ये टास्क काफ़ी सिंपल है, और ऐसे टास्क के लिए इतना कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर यूज़ करना, पहली बात अननेसेसरी है, और दूसरी बात इसको ट्रेन होने का बहुत टाइम लगेगा। तो हमने इसको ट्रेन किया था, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, और ये कुछ एफिशिएंटली लर्न नहीं कर पा रहा था। तो हमने हमारे नॉर्मल LSTM वाले नेटवर्क को ही फाइनली ट्रेन करके, जो फाइनल मॉडल है, हमने इसी के बेसिस पे बनाया था। तो ये वेवनेट 1D कन्वोल्यूशन बेस्ड ऑन वेवनेट इंस्पायर्ड मॉडल। तो बेसिकली इसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक डायलेटेड कन्वोल्यूशन है। तो अगर आपको कन्वोल्यूशन मालूम है क्या होता है, वो तो डायलेटेड कन्वोल्यूशन का मतलब है हम एक सेल को स्किप करके कन्वोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आप हर एक लेयर पे डायलेशन का लेवल लिखा है। तो डायलेशन 1 मतलब 1 सेल छूटेगा, डायलेशन 2 मतलब 2 सेल्स छोड़ के, डायलेशन 4 मतलब बीच में 4 सेल्स छोड़ के, और डायलेशन 8 मतलब 8 सेल्स छोड़ के। ये करने का ये फायदा होता है कि हमें सारे सेल्स को सारे लोअर लेयर के सेल से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे हमारा कंप्यूटेशन बचता है। और फाइनली डायलेशन से क्या होता है, जो इसका रिसेप्टिव फील्ड है, रिसेप्टिव फील्ड का मतलब है इस पर्टिकुलर सेल में इनपुट कहाँ से आ रहा है। तो इस सेल के लिए इनपुट आप देख सकते हो, यहाँ से इनपुट आ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेल्स का को यूज करके यहाँ पर एक इसका इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो इसका रिसेप्टिव फील्ड 8 सेल्स का है। सिमिलरली यहाँ पर जाओगे, तो जब आप डायलेटेड कन्वोल्यूशन यूज करोगे, तो 2 की पावर n फॉर्मेट में इसका रिसेप्टिव फील्ड बढ़ता है। तो कंप्यूटेशन भी ज़्यादा नहीं बढ़ता, प्लस हमें रिसेप्टिव फील्ड भी मिलता है, इसलिए हम डायलेटेड कन्वोल्यूशन का यूज़ करते हैं। और ये वेवनेट मॉडल है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि वेवनेट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रेनिंग पियानो म्यूजिकल नोट्स। इट ट्रेन प्रॉपरली, बट ट्रेनिंग प्रोसेस इज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग। तो हमने ट्रेन किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था लॉस डिक्रीज होने को। तो हमने फाइनली LSTM बेस्ड मॉडल यूज़ किया। और ये बेसिकली ट्रेनिंग डिटेल्स है, हमने किस GPU पे ट्रेन किया। अराउंड 2.5 to 3 आवर्स लगे थे इसको ट्रेन होने को। इसलिए इस सेशन में तो हम इसे ट्रेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको जो रिजल्ट्स हैं वो दिखा सकता हूँ, और कोड भी दिखा दूंगा। और फाइनली ये इसका लॉस हिस्ट्री है। तो ये आप देख सकते हो, डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने का मतलब है हम लोग क्या कर रहे थे, हमने कुछ स्टार्टिंग की इपॉक्स के लिए क्या किया कि अगर आपको इनपुट आ रहा है, तो क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको इनपुट आ रहा है तो फर्स्ट 25 इपॉक्स पे हमने क्या किया, इनपुट के बेसिस पे सिर्फ नेक्स्ट आउटपुट, नेक्स्ट म्यूजिकल नोट प्रिडिक्ट होगा। अब नेक्स्ट 25 to 45 में हमने क्या किया, 45 इपॉक्स में ये इनपुट अगर आ रहा है तो आप नेक्स्ट 5 नोट्स प्रिडिक्ट करोगे। तो नेक्स्ट नोट प्रिडिक्ट करने से ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स ये टास्क होता है, नेक्स्ट 5 नोट्स प्रिडिक्ट करना। और नेक्स्ट 45 से 75 पे हमने क्या किया कि इनपुट आ रहा है तो नेक्स्ट 10 नोट्स प्रिडिक्ट करो। नेक्स्ट 10 क्या है,
तो जब हम 25th से 26th पे स्विच करेंगे तब जो लॉस होता है, जैसे 1 to 25 लॉस गिरेगा, फिर 25th से 26th पे जब स्विच करेंगे तो लॉस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी हम 5 नोड्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो 5 नोड्स को कलेक्टिवली प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल टास्क है, तो लॉस इंक्रीज होगा थोड़ा सा, फिर सिमिलरली डिक्रीज होगा, और 45th से 46th ईपॉक पे जाएंगे तो फिर से लॉस इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी हम 10 प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो फिर से इंक्रीज होकर फिर से डिक्रीज होगा। तो इस टाइप का हमारा लॉस हिस्ट्री दिखेगा कुछ। तो ये जब हमने प्लॉट किया था, ये जब हमने इसको प्लॉट किया था तो ये उसका लॉस हिस्ट्री आई थी। तो ट्रेनिंग एक्यूरेसी उसकी 90% एक्यूरेसी है, वैलिडेशन पे 85% है, और टेस्टिंग पे भी 85% है। और ये रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स मैं आपको लास्ट में सुनाता हूँ, और बाकी यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कैसे आप इसको चला सकते हो। तो अभी हम चलते हैं कोड की ओर कि इसका एक्चुअल में इसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो तब तक हम मॉडल देखते हैं। मॉडल मतलब जैसे मैंने LSTM और वेवनेट का मॉडल बताया था, तो साइड बाय साइड रख के एक बार कंपेयर करेंगे हम वेवनेट का आर्किटेक्चर को। तो अगर आपने पाइटॉर्च यूज किया होगा तो आपको ये मालूम होगा कि अगर आपको कोई मॉडल बनाना है तो आप उसको आप उसका एक क्लास बना सकते हो, और आपको उसके लिए एक फॉरवर्ड मतलब उस मॉडल में जो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होगा, तो फॉरवर्ड के लिए आपको एक फंक्शन लिखना होता है, और बेसिकली क्लास को उस मॉडल को डिफाइन करना होता है। तो जैसे यहाँ देख सकते हो, इसमें मैंने ये सारे इनिशियलाइजेशन हैं, यहाँ पर एक्चुअल मॉडल है, तो यहाँ पर ब्लॉक्स और लेयर्स देख सकते हो आप, 2 फॉर लूप लगाए हैं कनेक्शंस के लिए। तो ब्लॉक्स, ये एक रेसिडुअल ब्लॉक है, ये जो है ये कंप्लीट ब्लॉक है, और ब्लॉक में लेयर होता है। तो लेयर का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। या तो कॉजल कन्वोल्यूशन में हमने देखा था, ये जो हमने देखा था कन्वोल्यूशन डायलेटेड, उसमें क्या कर रहे थे हम कि लेयर्स होते हैं, तो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ऐसे जब लेयर इंक्रीज होता है तो उसका रिसेप्टिव फील्ड भी बढ़ता है, और प्लस डायलेशन का लेवल भी बढ़ता है। तो बेसिकली ये जो हाँ, तो ये जो ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करता है, एक रेसिडुअल ब्लॉक को, और ये जो लेयर है वो लेयर इस लेयर को रिप्रेजेंट करता है जो हमने डायलेटेड में देखा। तो ये ब्लॉक्स और ये जो लेयर है वो हमने फॉर्म करते हुए इनिशियलाइज किया है। तो ब्लॉक 4 होगा और लेयर 4 होगा, हमने 4 दोनों को लिया है। ये हमने काफ़ी टेस्टिंग की थी ये वैल्यू के लिए, और फाइनली हमें 4 ब्लॉक्स और 4 लेयर्स होंगे, तो ये मॉडल अच्छा काम कर रहा था। और ये आप चेंज भी कर सकते हो जब आप मॉडल को डिक्लेयर करोगे, इनिशियलाइज करोगे। फिर हमने देखो ये डायलेटेड कन्वोल्यूशन लगाया है यहाँ पर। टॉर्च में न्यूरल नेटवर्क का जो मॉड्यूल है उसमें कॉन1D करके एक फंक्शन है, तो आप उसी से यूज कर सकते हो। तो एक हमने डायलेटेड कन्वोल्यूशन लगाया है। फिर बेसिकली गेट कन्वोल्यूशन और फिल्टर कन्वोल्यूशन ये है tan H और सिग्मॉइड का, और एक रेसिडुअल कन्वोल्यूशन है, ये जो लास्ट वाला है रेसिडुअल ब्लॉक के लिए रेसिडुअल कन्वोल्यूशन है, और एक स्किप कन्वोल्यूशन है। स्किप कन्वोल्यूशन यहाँ वाले के लिए, ये जो स्किप कनेक्शन आ रहा है। तो हर एक वेवनेट का जो ब्लॉक है उसके लिए 5 बेसिकली कन्वोल्यूशंस लगे थे, और या इस तरह से हमने इसको डिक्लेयर किया। सिमिलरली जो फॉरवर्ड फंक्शन है उसमें हम देख सकते हैं कि सारे ब्लॉक्स और सारे लेयर्स पे हम उसको पास करवाएंगे, और हमारे पास एक आउटपुट आएगा। ये जो आउटपुट आएगा उन सबका हम सम करेंगे। सम करने के बाद हम उसे एक रेलू से पास करेंगे। रेलू से पास करने के बाद एक 1D कन्वोल्यूशन होगा, कॉन एंड, ये सब हमने डिक्लेयर कर रखा है। और ये सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं, बेसिकली एंड चैनल कितने होंगे, स्किप चैनल कितने होंगे। ये जब आप LSTM का न्यूरल नेटवर्क टॉर्च में आप जब डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि चैनल्स और ये सब क्या होता है। मैं इस सेशन के स्कोप में नहीं है वो, क्योंकि वो काफ़ी डेप्थ में हमें फिर टॉर्च को समझना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप समझ जाओ कि चैनल्स और एंड चैनल्स, स्किप चैनल्स, डायलेशन चैनल्स, ये सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं जो आप ट्यून कर सकते हो। एम्बेडिंग डायमेंशन, ये सब जो है। तो फाइनली हम उसे एक रेलू से पास करके, एंड कन्वोल्यूशन से पास करके, फिर से एक रेलू है, फिर से एक कन्वोल्यूशन है, तो आपके पास वेवनेट का आउटपुट आया। ये जो वेवनेट का आउटपुट है ऐसा लाइन होगा।
उसको आप फिर फाइनली फुल्ली कनेक्टेड लेयर से पास करोगे। जो FC है, फुल्ली कनेक्टेड लेयर है, ये हमने अराउंड यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया था। ये देखो 4 फुल्ली कनेक्टेड लेयर यूज कर रहे हैं, तो 256 क्रॉस 256 इनपुट और 128 आउटपुट है फर्स्ट का। सिमिलरली ऐसे और 3 लगाए और फाइनली हम एक क्लास प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्लास प्रेडिक्ट कर रहे हैं मतलब हमारे पास एक नोट्स का क्लास होगा ना, कि नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, ऐसा जो होगा। तो हमें प्रिडिक्ट करना है ना कि जो नेक्स्ट नोट है वो कौन से क्लास का है। तो वो प्रिडिक्ट करने के लिए हमें लास्ट लेयर इस डायमेंशन का रखना होगा। तो वो लास्ट लेयर सेल्फ डॉट नम क्लासेस, जो नंबर ऑफ क्लासेस है उस डायमेंशन का है। और फाइनली उस पर हम एक सॉफ्टमैक्स का, वो तो खैर ट्रेनिंग प्रोसेस में सॉफ्टमैक्स ऑप्टिमाइजर आप लगा सकते हो। तो यस, ये आउटपुट आ रहा था। आउटपुट एक आपको नोट आएगा। तो वेवनेट का आर्किटेक्चर ऐसा था। अब हम एक बार LSTM का आर्किटेक्चर भी देख लेते हैं। या LSTM का आर्किटेक्चर प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि हम इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है नहीं। इसमें आपको जो फॉरवर्ड वाला जो फंक्शन है उस पर आपको जितने आपने LSTM सेल्स लिए, तो यहाँ पर मैंने 3 लेयर लिए। 3 लेयर का मतलब ये है कि ये आपका एक LSTM लेयर होता है। LSTM लेयर ऐसा कुछ होता है, और यहीं पर आपका बार बार जो हमने रिकरेंट देखा था वो चलते रहेगा और फाइनली एक आउटपुट आएगा। और ऐसे आप मल्टीपल लेयर्स लगा सकते हो। मल्टीपल लेयर्स लगाओगे तो सारे लेयर्स के अलग पैरामीटर्स होंगे, तो मॉडल ज़्यादा ट्रेन कर पाएगा। और फाइनली इसका एक आउटपुट आएगा। आउटपुट होगा जैसे आप यहाँ पर इनपुट दे रहे हो, ये आपका सॉन्ग है, नोट्स के फॉर्म में आप इनपुट दे रहे हो, LSTM में से पास करवा रहे हो, LSTM अपना काम करेगा और फाइनली एक नोट आउटपुट करेगा। तो यस, ये उसका बेसिकली कोड है। तो HT और CT जैसे हमने देखा था, LSTM सेल का एक HT और CT होता है, हिडन स्टेट होता है, और ये सेल स्टेट होता है। तो या ऐसे LSTM काम कर जाएगा। सेल्फ डॉट LSTM, ये जब आप कॉल करोगे करंट इनपुट पे और हिडन स्टेट और सेल स्टेट पास करोगे, ये सेल्फ डॉट LSTM देखो यहाँ पर मैंने torch.nn का मॉड्यूल है LSTM करके, जिसमें आपको इनपुट साइज बताना होता है, हिडन साइज बताना होता है, जैसे हिडन लेयर्स होते हैं, हिडन लेयर का जो साइज है वो आपको बताना होता है, नंबर ऑफ लेयर्स बताने, और ये सब एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं जो आपको इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक जो है। और फाइनली LSTM से पास करने के बाद यहाँ पर भी मैंने एक फुल्ली कनेक्टेड लेयर लगाया, क्योंकि LSTM बस पैटर्न्स फाइंड करेगा और आपको फाइनली एक वेक्टर देगा, और उस वेक्टर के बेसिस पे जैसे हमने वेवनेट में किया था, फुल्ली कनेक्टेड लेयर लगाया है, तो हमको वापस से फुल्ली कनेक्टेड लेयर लगाना होगा, और फुल्ली कनेक्टेड लेयर का एक आउटपुट आएगा, एक नोट। तो जैसे यहाँ पर LSTM के आउटपुट पे हमने फुल्ली कनेक्टेड लेयर लगाया है, और सेम चीज़ है, और फाइनली एक आउटपुट आएगा, तो आउटपुट एक नोट होगा। तो ये LSTM का आर्किटेक्चर था। तो आर्किटेक्चर हमने देख लिया। अब हम ट्रेनिंग की ओर देखते हैं कि हमने ट्रेन इसको कैसे किया। तो मैंने बेसिकली 2 नोटबुक्स बना रखे हैं, एक ट्रेन के लिए और एक टेस्ट के लिए। टेस्ट पे आपको बस मॉडल का जो ट्रेनिंग मॉडल है, ये हमने जो मॉडल ट्रेन कर रखा है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ट्रेन में आपको पूरा ट्रेन करना होता है, तो वो भी देखते हैं एक बार। पहले ट्रेनिंग का कोड देखते हैं। या सो ये तो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स है सारे। हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया मैं कि ये जो हमने नोट्स को जो कन्वर्ट किया, तो नोट्स हमारे पास कैरेक्टर के फॉर्म में थे ना, जैसे C# हो गया या फिर A1 A2 ऐसे जो नोट्स होते हैं, ये नोट्स हमारे पास एक कैरेक्टर के फॉर्म में। तो हमें इसको एक नंबर में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ नंबर समझ सकता है। तो हमें इस नोट को जैसे वेक्टर, मतलब हमें उसको एक मैपिंग करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नोट्स, अगर आपके पास कोई एक स्टूडेंट्स का लिस्ट है, तो मान लो स्टूडेंट A है, स्टूडेंट B है, C D E ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं। तो पांचों स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है ना, जो स्टूडेंट के नेम से एक रियल नंबर पे मैपिंग होती है। तो सिमिलरली हमने क्या किया है, जो नोट्स होते हैं, नोट्स भी इन कैरेक्टर्स के फॉर्म में होंगे, उनको हमने एक मैपिंग कर दिया है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे A नोट हो गया 0, B हो गया 1, C हो गया 2, ऐसे कई सारे नोट्स होंगे। तो सारों को एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है उससे, और हम उसे कंप्यूटर में भी पास कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर नंबर्स पे कंप्यूटेशन कर पाता है।
तो वो सारा चीज़ करने के लिए और प्री प्रोसेसिंग जो होती है, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हमें कन्वर्ट करना है, वो पूरी प्री प्रोसेसिंग इस पर्टिकुलर सेल में हमने कर रखी है। तो इस सेल में हमने वो म्यूजिक 21 का जो मॉड्यूल होता है उसके हेल्प से ये सारा प्री प्रोसेसिंग कर दिया है। तो वो आप कोड के थ्रू जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली अभी हमें एक डेटा लोडर बनाना होता है। डेटा लोडर बेसिकली पाईटॉर्च में डेटा सेट जो होता है, वो डेटा सेट से आपको एक जब डेटा सेट बनाना होता है तो डेटा सेट के लिए आपको एक डेटा लोडर लगता है। तो डेटा लोडर देखते हैं हम कैसे हमने उसको बनाया है। जस्ट अ सेकेंड। म्यूजिक डेटा सेट में है। सो या हियर यहाँ पर ये डेटा लोडर बना है। डेटा लोडर में बेसिकली आपको एक इनिट लिखना होता है, एक लेंथ लिखना होता है, जो ये सारे फंक्शन होते हैं जिसको आपको ओवरराइड करना होता है, यहाँ पर इनिशियलाइज करना होता है। एक गेट आइटम होता है। तो ये तीन हमने डिफाइन कर दिए हैं। ये जब आप डेटा लोडर पढ़ोगे टॉर्च में डेटा लोडर क्या होता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब तो हमने डेटा लोडर से डेटा सेट बनाया, ट्रेन लोडर बनाया और एक वैलिडेशन लोडर बनाया, और फिर हमने मॉडल कॉल किया है, मॉडल को इंपोर्ट किया। और टॉर्च में जैसे हमको एक ऑप्टिमाइजेशन यूज करना होता है और एक लॉस फंक्शन। तो लॉस के लिए हमने क्रॉस एंट्रोपी लॉस यूज की है। क्रॉस एंट्रोपी लॉस के बारे में आप पढ़ सकते हो। ये जब हमें क्लासिफिकेशन करना होता है तब हम ऐसे लॉस फंक्शन यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने क्रॉस एंट्रोपी लॉस की यूज किया है, और ऑप्टिमाइजर के लिए एडम्स ऑप्टिमाइजर यूज किया है। तो और ये एडम्स ऑप्टिमाइजर के पैरामीटर्स हैं। ये आप एडम्स ऑप्टिमाइजर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। टॉर्च के डॉक्यूमेंटेशन में सब दिया हुआ है। अब फाइनली आती है ट्रेनिंग की बारी। तो यहाँ पर पूरा ट्रेनिंग का कोड है। एक सेकंड शांतनु, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर दे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। दिख रहा है अभी? थोड़ा सा और, हाँ परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके फाइन। तो या हम लोग यहाँ थे कि हमने ऑप्टिमाइजर बना दिया, एडम्स ऑप्टिमाइजेशन लगेगा उस पर। और ये हमारे बेसिकली डायरेक्टरीज हैं, कहाँ पर स्टोर होगा, कहाँ पर कैश स्टोर होगा। कैश का मतलब है हर बार जब मॉडल को अपडेट करेंगे, अगर वैलिडेशन इंक्रीज हो रहा है तो हम मॉडल को अपडेट कर देंगे और उसे स्टोर कर देंगे। तो वहाँ पर ट्रेनिंग मॉडल स्टोर हो रहा है। और जैसे ये फ्यूचर प्रेडिक्ट्स है। फ्यूचर प्रेडिक्ट मैंने आपको जैसे बताया कि हम इनिशियली क्या कर रहे थे, इनिशियली फर्स्ट 25 के लिए हम सिर्फ नेक्स्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे, फिर नेक्स्ट 25 टू 45 के लिए हम नेक्स्ट 5 प्रेडिक्ट कर रहे थे। तो ये जो 5 है, तो ये जो नंबर है उसको हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट से रिप्रेजेंट किया। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्ट है। और यस, यहाँ पर मैंने ईपॉक्स कम कर दिए। बेसिकली जब हमने ओरिजिनली ट्रेन किया था तब ये अराउंड 90 ईपॉक्स था, 90 या 70 ईपॉक्स कुछ था। तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने एक बार इसे 20 कर दिया था। और बाकी ये पूरा कोड है। तो ट्रेन लोडर से एक ट्रेनिंग इनपुट आएगा हमारे पास, हम उसको नेट से पास करेंगे, लॉस कैलकुलेट करेंगे और लॉस पे एक बैकवर्ड स्टेप लेंगे। और ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप ये जो होता है, ये लॉस कैलकुलेट करता है और उसके बाद वेट्स अपडेट करता है। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग वाला पार्ट हो गया। यहाँ पर वो ट्रेन होते रहेगा। अगर ट्रेनिंग मोड, हमने बेसिकली 2 ट्रेनिंग मोड्स रखे हैं। एक है नेक्स्ट प्रेडिक्ट मोड, नेक्स्ट मतलब जिसमें सिर्फ वो नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट करेगा, और है फ्यूचर प्रेडिक्ट मोड जिसमें वो फ्यूचर में जैसे 5 प्रेडिक्ट करेगा। तो अगर प्रेडिक्ट मोड सिर्फ 0 है, 0 का मतलब है नेक्स्ट प्रेडिक्ट, तो सिर्फ नेक्स्ट नंबर प्रेडिक्ट करके वो लॉस कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अगर प्रेडिक्ट मोड जो ट्रेनिंग मोड है फ्यूचर प्रेडिक्ट्स, तो एल्स में आ गए हम। अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट है तो हमें क्या करना है, उसे फ्यूचर प्रेडिक्ट के टाइम्स जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये 5 नंबर्स हैं, 5 से हमने 6 नंबर प्रेडिक्ट किया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 5 नंबर से हम 5 में से ये जो फर्स्ट था उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, और इस 4 पे इसी को ये जो नया आउटपुट था उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे। तो हमारे पास अभी और 5 आ गए। अब उस 5 से नेक्स्ट प्रेडिक्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में ये 5 लेंगे। ऐसे करते जाएंगे हम। तो बेसिकली ये इस फॉर्मूले में यही कर रहे हैं हम, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, फिर उसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं
और नेक्स्ट प्रिडिक्शन निकाल रहे हैं। और यस, ये करेंगे हम जब हमारा फ्यूचर प्रिडिक्ट मोड होगा। और सिमिलरली हम लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं और लॉस बैकवर्ड और ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, और हम हर बार रनिंग लॉस देख रहे हैं कि लॉस क्या है, उसको हम ऐड करते जा रहे हैं। और ये बेसिकली ये है, हर 300 इपॉक्स के बाद हम लॉस को प्रिडिक्ट करें, लॉस को प्रिंट कर रहे हैं ताकि एक एस्टिमेट आ जाए कि कैसा हमारा मॉडल ये हो रहा है, कैसे ट्रेन हो रहा है। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग का पूरा ये कोड था, यहाँ पर ट्रेनिंग था। और हम ट्रेनिंग के बाद क्या कर रहे हैं, एक इपॉक होने के बाद हम उस पर वैलिडेशन भी कर रहे हैं कि हमें ये चेक करना है कि हम हर बार जब मॉडल अपडेट कर रहे हैं उसके बाद अगर वैलिडेशन इंक्रीज हो रही है तभी हम उस मॉडल को चेंज करेंगे। अगर वैलिडेशन अपडेट नहीं हुई है तो जो हमने ओरिजिनल मॉडल स्टोर किया था अभी तक का वही बेस्ट मॉडल है। तो इसीलिए हम वैलिडेशन भी चला रहे हैं। तो वैलिडेशन में भी सिमिलर होगा, अगर ट्रेनिंग मोड नेक्स्ट प्रिडिक्ट है तो सिर्फ नेक्स्ट प्रिडिक्ट करेगा, और अगर फ्यूचर प्रिडिक्ट है तो अगले फ्यूचर प्रिडिक्ट्स तक वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा। और यहाँ पर हम वैलिडेशन लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं और सिमिलरली प्रिंट करेंगे। अब देखो वो वाला स्टेटमेंट यहाँ आया, अगर वैलिडेशन एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी ऐसे डिफाइंड है, करेक्ट प्रिडिक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल प्रिडिक्शंस इनटू 100। तो ये वैलिडेशन की एक्यूरेसी है। अगर ये एक्यूरेसी ग्रेटर देन बेस्ट एक्यूरेसी है, अभी तक की जो बेस्ट एक्यूरेसी है, अगर बड़ी है तब हम मॉडल को अपडेट करेंगे। तो हम ये चेक पॉइंट्स है और हम टॉर्च इस पर्टिकुलर पाथ पे, ये चेक पॉइंट का जो पाथ था इनिशियली हमने जो डिफाइन किया था उसे हम सेव कर देंगे। और अगर कम नहीं है तो हमने जब ये ट्रेन किया इस पर्टिकुलर इपॉक पे, अगर वैलिडेशन एक्यूरेसी कम हो गई, अगर वैलिडेशन बढ़ी नहीं, तो हम मॉडल को अपडेट ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये हमारा पूरा ट्रेनिंग का कोड है। इसे हमने जीपीयूज पे चलाया था और अराउंड 2.5 to 3 आवर्स लगे थे टोटल 90 इपॉक्स करने में। यहाँ पर मैंने 20 लिखा है, लेकिन हमने टोटल 90 इपॉक्स किए थे। अराउंड 2.5 to 3 आवर्स लगे थे ट्रेन होने में। और या बेसिकली यही था ट्रेनिंग का पूरा कोड। और जैसे मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, ट्रेनिंग का जो लॉस हमने दिखाया था, ये ट्रेनिंग लॉस था पूरा, लॉस कैसे डिक्रीज होते गया। तो ये 1000 इसलिए है क्योंकि हमने हर एवरी 300 पे लॉस को अपेंड किया, इसलिए। तो यस, और बेसिकली हम जब ये टास्क शुरू कर रहे थे तो हम डायरेक्टली म्यूजिक प्रिडिक्ट करना थोड़ा टफ था, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स और एलएसटीएम पढ़ रहे थे तो इसी टास्क को सिंप्लीफाई करने के लिए और कोड कैसे करना है पाईटॉर्च में, इसको ये सब समझने के लिए हमने एक इनिशियल टास्क सेटअप किया था। उस टास्क में हम क्या कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ प्रिडिक्टिंग म्यूजिक डायरेक्टली, हम क्या कर रहे थे, हमने साइनोसॉइड्स बनाए थे। ऐसे काफी सारे साइनोसॉइड्स जनरेट किए थे और हमने ऐसा टास्क रखा था कि अगर साइनोसॉइड हमको इतना दिया है तो हमें उसके आगे का ये प्रिडिक्ट करना है, ऐसा प्रिडिक्ट करना है। ये टास्क हमने किया था। और हमने ये साइनोसॉइड्स का जो इनपुट जनरेट किया था वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और अलग अलग ऑफसेट्स पे किया था। मतलब मान लो एक साइनोसॉइड कुछ ऐसा है, एक साइनोसॉइड कुछ ऐसा है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग एम्पलीट्यूड्स पे किया था। तो उस पर हमने ट्रेन किया था, तो उस पर हमें सक्सेस मिला था। तो ये मिलने से हमें ये पता चल गया कि हमारा मॉडल जो है, हमने जो कोड लिखा था मॉडल का, वो काम कर रहा है। तो साइनोसॉइड का ये कोड है, मैंने कमेंट कर रखा है, टेस्टिंग द मॉडल बाय ट्रेनिंग साइनोसॉइड्स। तो अगर आपको चलाना है तो आप इसको अनकमेंट करके चला सकते हो, ऊपर शिफ्ट करके कोड को। और ये चलाने के बाद हमें लॉस काफ़ी कम आया था और प्रेडिक्शन भी अच्छे थे। तो ये कंफर्म हो गया था कि मॉडल अच्छा है। तो हमने फिर उस मॉडल को हमारे म्यूजिक वाले डेटा सेट पे ट्रेन कर दिया था। तो यस, बेसिकली ये पूरा टास्क था। तो ट्रेनिंग कोड हमने देख लिया। अब हम एक बार ये देख लेते हैं, मैंने जो टेस्टिंग का भी नोटबुक बना रखी है। बेसिकली टेस्टिंग नोटबुक में भी सेम चीज़ें हैं, बस या बेसिकली यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, टाइम टू जनरेट सम म्यूजिक। तो हमने क्या किया था, हम टेस्ट कर रहे थे, टेस्टिंग एक्यूरेसी देख ली। टेस्टिंग एक्यूरेसी अराउंड 85% आई थी, हमने देखा था। और उसके बाद हमने उस मॉडल से म्यूजिक जनरेट किया। ये जनरेट करने का कोड है। बेसिकली क्या कर रहे थे हम लोग, ये अगर इनपुट है तो हम इनपुट से नेक्स्ट नंबर ले रहे थे, उस नेक्स्ट को अपेंड कर रहे थे, फिर इसका नेक्स्ट ले रहे थे,
फिर इसको इनपुट दे रहे थे। ऐसे करते करते हमने बहुत बहुत सारे जनरेट किए। तो गिवन सम सीड, छोटा सा ट्यून देने के बाद वो काफी आगे तक का प्रिडिक्ट कर पाया था। तो हमने क्या किया था, हमने 1/3 एक्चुअल ट्यून दिया था उसे, जो एक्चुअल शूबर्ट का डेटा सेट में था, और 1/3 के बाद वो आगे 2/3 खुद प्रिडिक्ट कर रहा था। तो ऐसे हमने काफी सारे इस पे चलाए थे, काफी सारे टेस्ट डेटा पे चलाया था, और हमने सेव भी किया है। तो शायद वो यहाँ पर सेव्ड होगा, आई थिंक रिजल्ट, हाँ या आउटपुट्स, या आउटपुट्स में सारे 7, हमने अराउंड 10 सॉन्ग्स जनरेट किए थे, वो सारे 10 यहाँ पर हैं। मीडी में है, तो मीडी में से अगर आपको चलाना है आपके टर्मिनल पे, या अगर आप उबंटू यूज करते हो तो ये एक आता है, टीमिडिटी करके एक होता है। जो टिमिडिटी होता है, सॉरी ये नहीं टिमिडिटी, ये बेसिकली मीडिया टू वेव कन्वर्टर है। तो इसके मदद से आप सॉन्ग सुन सकते हो, ये जो मैंने जनरेट किए हैं। और यस, बेसिकली ये आउटपुट्स थे। और फाइनली ये ट्रेन मॉडल एक हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो ट्रेन मॉडल में भी आप देख सकते हो, ये चेक पॉइंट का .tar में सेव्ड है। ये पूरा मॉडल यहाँ पर है, model.pth भी स्टोर्ड है। और ये लॉस हिस्ट्री है जो हमने देखी थी, ये लॉस हिस्ट्री। और या बेसिकली यही था ये पूरा कोड का वॉक थ्रू। और मैं आपको मैंने जैसे जुपिटर नोटबुक का भी यहाँ पर जो वर्जन था, सिमिलरली मैंने एक पाइथन का भी वर्जन बना रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो। पाइथन के वर्जन में सेम चीज़ है, जुपिटर नोटबुक में जो है, अगर आप सेम चीज़ एक ही बार में चला सकते हो, पूरा ट्रेनिंग कर सकते हो। तो पाइथन देखो, पाइथन के वर्जन में मैंने epochs 90 तक चलाए थे, और 25 तक नॉर्मल मोड रहेगा, नेक्स्ट प्रिडिक्ट, 25 के बाद प्रिडिक्ट मोड में जाएगा, और फ्यूचर प्रिडिक्ट इंक्रीज किए थे। तो इनिशियली फ्यूचर प्रिडिक्ट 1 था, फिर फ्यूचर प्रिडिक्ट 4 हुआ, फिर फाइनली 45 के बाद हमने 8 प्रिडिक्ट कर रहे थे। तो बेसिकली ये कंप्लीट पाइथन का कोड भी है। तो अगर आपको जुपिटर नहीं चलाना तो आप पाइथन पे भी उसको चला के चेक कर सकते हो। और बेसिकली फाइनली मैं आपको रिजल्ट्स दिखाने वाला था। तो हमने कोड तो देख लिया, अब देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आए थे। तो अक्षित एक बार कंफर्म कर सकता है ये साउंड आएगा तो, मतलब ये जो मैं बजाऊंगा अभी, बस कंफर्म करना कि साउंड आ रहा है। ओके, आ रहा है? आ रहा है। ओके ओके। तो ये कंप्लीटली एआई जनरेटेड साउंड है। कंप्लीट एआई जनरेटेड है। सो इसमें ऑब्वियसली ये जो ट्यून था वो इतना रिफाइंड नहीं था, क्योंकि हमने इसको एक तो सिर्फ पियानो बीट्स पे बजाए थे, और ये रिफाइंड तो नहीं था, लेकिन ये कंप्लीटली रैंडम भी नहीं था। तो इसमें आप पैटर्न तो देख सकते हो। सिमिलरली एक और बजा के देखते हैं, मैंने 3 अपलोड कर रखे हैं। सो इसमें भी आपको मेलोडी तो सुनाई दी होगी जरूर, रैंडम बीट्स तो नहीं थे। तो ये जो रिजल्ट्स थे, इससे ये पता चलता है कि मॉडल ट्रेन अच्छे से हुआ था, और ये मॉडल साउंड प्रिडिक्ट कर सकता है। तो बेसिक ये बड़े बड़े सॉन्ग्स तो नहीं प्रिडिक्ट कर पाएगा, लेकिन बेसिकली पियानो के बीट्स जो हैं उसे ये अच्छे से प्रिडिक्ट करके एक अच्छा सा ट्यून बना सकता है। तो बेसिकली यही था कंप्लीट प्रोजेक्ट मेरा। मेरे साथ विजय ने काम किया था इस पे। और बेसिकली अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये रेपो को फोर्क कर सकते हो। इस रेपो की लिंक में दे दूंगा। इसको फोर्क करके आप पुल रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। आपको अगर कोई नया मॉडल ट्रेन करना है, तो अगर आपका एक्यूरेसी 90 से ज़्यादा आता है, या अगर आप उसको कोई हाइपर पैरामीटर्स को और ट्यून करके अगर आप अच्छा साउंड जनरेट कर सकते हो, तो ज़रूर वो मॉडल ट्रेन करके एक पुल रिक्वेस्ट कर देना, तो वो मैं यहाँ ऐड भी कर दूंगा। तो
या बेसिकली सेशन में इतना ही था आज। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। सो यस, कैन वी एंड द सेशन नाउ? Yeah, sure then. I think we can stop here. Thank you everyone.